नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 के अध्याय 5 के बारे में अपने पढ़ रहे थे, जिसके प्रथम भाग में हमने उसके उद्योगों के बारे में जाना कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग हो सकते हैं या आकार के आधार पर उद्योगों को बांटा जा सकता है या स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को बांटा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। नेक्स्ट जो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा पहला, उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योग और उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट में हमने जाना था कि उद्योग क्या है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि उद्योग किस प्रकार के क्षेत्र में ही पनप सकते हैं या किस प्रकार की स्थितियां एक उद्योग के लिए अनुकूल रहती है और किस प्रकार की परिस्थितियां उसकी प्रतिकूल बन सकती है वहां जहां उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते या कहां उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वे है, फर्स्ट थिंग रहती है अपनी कच्चे माल की उपलब्धता। कच्चे माल की उपलब्धता या फिर सेकंड जो पॉइंट रहता है अपना वह है भूमि है। थर्ड पॉइंट जल भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसके अलावा श्रम शक्ति, विद्युत ऊर्जा, नेक्स्ट पूंजी, परिवहन, और जब माल तैयार हो जाता है तो उसके निर्गत के लिए बाजार। ये सारी चीज़ें क्या हैं, उद्योगों की अवस्थिति को यानी कहाँ पर उद्योगों को स्थित होना चाहिए, इन सारे कारकों के आधार पर उनको प्रभावित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर का कार्य करती हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों में केंद्रित होते हैं जहाँ ये सारे कारक एक साथ उनको उपलब्ध हो या फिर इनमें से कुछ आसानी से उनको मिल जाए। ठीक है, क्योंकि उनको स्थापित करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के, जैसे ह्यूमन बॉडी है, हम जो इंसान हैं, उसको चलाने के लिए, रहने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल जो है वो एक प्रकार से ऑक्सीजन का कार्य कर सकता है उनके लिए। जल तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है और हमारी बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भूमि जो हमें भी चाहिए रहने के लिए, तो उद्योग हवा में स्थापित नहीं किया जा सकता, भूमि उसकी स्थापना हेतु चाहिए। जो माल तैयार करना है, किसी उत्पाद का उत्पादन करना है, तो उसके लिए श्रम शक्ति हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सारा कार्य, कितना कार्य मशीनों से हो सकता है, प्रत्येक कार्य मशीनों से नहीं हो सकता, और मशीनों से हो सकता है तो विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पूंजी सबसे ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले जो उद्योग को शुरुआत किया जाता है, उद्योग की स्थापना की जाती है, उसके लिए जो आवश्यक चीज़ है वह पूंजी ही कार्य करती है। इसके अलावा जब माल तैयार होता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर या कच्चे माल को उस स्थान तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है। और जब माल तैयार हो जाता है तो मुनाफा भी तो चाहिए होता है। उद्योग किस आधार पर जीवित रहते हैं, वो सिर्फ सेवा थोड़ी ना करना होती है उनको। ठीक है, तो उसके लिए बाज़ार भी उनको चाहिए होता है ताकि जो उनका तैयार माल है उसको निर्गत के लिए स्थान मिले। ठीक है, तो जहाँ इनमें से कुछ क्या है आसानी से उनको उपलब्ध होते हैं वहाँ पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं।
कई बार क्या होता है, सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता करवाती है, कम परिवहन लागत लगाती है और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े जो क्षेत्र होते हैं उनमें भी क्या है, उद्योग स्थापित हो सके। यानी सरकार क्या है, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना हेतु जो उद्योग मालिक होते हैं या उद्योग में निवेश करने वाले लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा क्या है, प्रोत्साहन दिया जाता है, छोटी छूट उनको देकर। औद्योगिकरण से क्या है, फ़ायदा क्या होता है, नगरों और शहरों में के विकास में वृद्धि होती है। नगरों या कह लीजिए शहरों के विकास में वृद्धि। इसके द्वारा रहती है। तो यह क्या है, महत्वपूर्ण कारक रहते हैं किसी भी उद्योग के लिए या उसकी अस्तित्व के लिए। ठीक है, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वह रह जाती है संचार। आज के समय में क्या है, संचार भी क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक रह जाता है उद्योग की अस्तित्व के लिए उपयोगी कारकों में। ठीक है, कच्चा माल है, श्रम है, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन और संचार, ये सारे के सारे जो कारक हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो यह पॉइंट अपना कवर होता है। अवस्थिति के लिए उपयोगी जो कारक रहते हैं वो कच्चे माल की उपलब्धता से लेकर भूमि, जल, श्रम, विद्युत, ऊर्जा, पूंजी और परिवहन, बाजार और संचार, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं उद्योगों की अवस्थिति को। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहता है वो है औद्योगिक तंत्र क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में अपने समझते हैं औद्योगिक तंत्र। देखो, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए या औद्योगिक तंत्र में क्या है, तीन चीज़ें रहती हैं। एक तो निवेश, फर्स्ट चीज़ रहेगी अपनी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है औद्योगिक तंत्र में, निवेश, परक्रम और तीसरी जो इम्पोर्टेंट रहती है वह रहती है निर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं निवेश में कच्चा माल। निवेश के अंतर्गत क्या आता है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि निवेश किन किन चीज़ों में होता है। एक तो कच्चा माल है, श्रम, भूमि की व जल की उपलब्धता, भूमि व जल की उपलब्धता, या फिर परिवहन, विद्युत, परिवहन हेतु और विद्युत हेतु, इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, पूंजी का निवेश करना पड़ता है। निवेश के जो क्षेत्र रहते हैं वो कच्चा माल है, श्रम, भूमि, जल की उपलब्धता, परिवहन या विद्युत, ये सारे निवेश के क्षेत्र रहते हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। यानी प्रक्रम में क्या होता है, हमने जो कच्चा माल निवेश के द्वारा प्राप्त किया है, जो श्रम हमने निवेश के द्वारा उद्योग में स्थापित किया है, उद्योग को स्थापित किया है, उस उद्योग में कच्चे माल को किसके अंदर रूपांतरित किया जाता है, परिष्कृत माल के रूप में। यानी जो कच्चा माल उद्योग निवेश करके प्राप्त करता है उसको तैयार माल के रूप में भेजा जाता है, परिष्कृत माल के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, तो यह प्रक्रम का कार्य रहता है। प्रक्रम को इस आधार पर समझ सकते हैं, यानी निवेश तो हो गया पूंजी के द्वारा इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। प्रक्रम में क्या है, किसी चीज़ का निर्माण करना। प्रक्रम के अंतर्गत क्या होगा, किसी वस्तु का निर्माण करना, किसी कच्चे माल को तैयार माल के रूप में तैयार करना। ठीक है, इसके अलावा निर्गत क्या है, अंतिम उत्पाद होता है और इससे अर्जित आय होती है। निर्गत के द्वारा यानी उत्पादन तैयार हो गया, माल क्या है परिष्कृत हो गया, तो
तैयार माल निर्गत के रूप में प्राप्त होता है और उस तैयार माल से क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। ठीक है, निर्गत के द्वारा तैयार माल निर्गत के रूप में हमें प्राप्त होता है और उस निर्गत माल से हमें क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। तो यह रहता है औद्योगिक तंत्र। यानी इसको अगर शॉर्ट में समझें तो सबसे पहले मान लीजिए एक व्यक्ति चला जिसको क्या है, उद्योग स्थापित करना है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको उद्योग स्थापित करना है, तो सबसे पहले वह क्या करेगा, पूंजी का निवेश करेगा। पूंजी का क्या करेगा, निवेश करेगा। उसके पास धन है, उसको लगाएगा। किन किन चीज़ों में लगाएगा, एक तो क्या है, वह भूमि खरीदेगा या प्राप्त करेगा जहाँ जल की उपलब्धता हो या जल उसको मिले, ऐसी व्यवस्था वह करेगा। उसके बाद उसको क्या है, कच्चा माल खरीदना पड़ेगा और साथ ही उसको क्या है, वहाँ पर श्रमिक स्थापित करने पड़ेंगे। तो यह क्या है, निवेश कर दिया है उसने पूंजी का। ठीक है, जो व्यक्ति है कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, उसने पूंजी का निवेश करके इन सारी चीज़ों की उपलब्धता अपने पास कर ली है। ठीक है, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो प्रक्रम शुरू होता है। क्या होता है, प्रक्रम शुरू होता है, या कह सकते हैं निर्माण होना, या फिर कच्चे माल को एक उपयोगी वस्तु या कह सकते हैं तैयार माल में रूपांतरित करना। ठीक है, तो यह रहता है प्रक्रम के दौरान, यानी प्रक्रिया रहती है। जब प्रक्रम पूरा होता है, जब प्रक्रम पूरा होता है तो एक चीज़ और प्राप्त होती है हमें। निर्माण कार्य चल रहा था, कच्चे माल को किस में तैयार किया गया, तैयार माल के रूप में प्राप्त किया गया। तो वह हमें क्या प्राप्त हुआ है, निर्गत प्राप्त हुई है। ठीक है, और निर्गत के रूप में हमारे पास क्या होता है, उत्पाद या कह सकते हैं तैयार माल प्राप्त होता है। और जो शुरुआत में हमने परिवहन के ऊपर खर्चा किया था, निवेश किया था, उसी निवेश से जब उस तैयार माल को बाज़ार में बेचा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। जब हम निवेश को डालेंगे तो निर्गत के रूप में हमें आय प्राप्त होगी। लाभ या हानि दोनों के रूप में यह प्राप्त हो सकती है। अगर व्यापार अच्छा चलता है, उद्योग में तैयार जो माल है उसकी कीमत सही रूप में उसको पूर्ण रूप से मिलती है तो आय लाभ के रूप में प्राप्त होगी, और अगर वैसा नहीं होता है तो आय हानि के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, तो यह निर्गत के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यह रहता है औद्योगिक तंत्र हमारा। इसके आधार पर उद्योग चलते हैं। पहले निवेश करना पड़ता है, फिर प्रक्रम की क्रिया शुरू होती है और फिर निर्गत के रूप में वस्तु और आय हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अभी बात करेंगे औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। कहाँ कहाँ पर औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। औद्योगिक प्रदेश, देखो औद्योगिक प्रदेश का मतलब क्या रहता है, जब एक स्थान पर बहुत सारे उद्योग इकट्ठा रहते हैं। रहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई कई उद्योग एक साथ आके रहने लगे। जब ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत सारे उद्योग एक दूसरे की सहायतार्थ वहाँ पर
मौजूद होते हैं, वहाँ पर कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना हो जाती है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यानी जहाँ पर उद्योग ही उद्योग स्थापित हो, जिस स्थान पर कई प्रकार के उद्योग स्थापित हो, उस क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको और अपने परिभाषा के रूप में पढ़ें तो जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं तो वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रदेश। तो अपने डेफिनेशन अगर बताएं तो जब कई प्रकार के उद्योग एक जगह अवस्थित होते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं? वो सहायता करते हैं, एक दूसरे की निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। तो जो क्षेत्र जहाँ पर ये कई प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, औद्योगिक प्रदेश से में क्या है, जो मुख्य क्षेत्र आते हैं विश्व के अंदर, उसकी बात करें अपने तो पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी व मध्य यूरोप, या फिर इसके अलावा पूर्वी यूरोप, पूर्वी एशिया, यह क्या है? विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से मुख्य रूप से जाने जाते हैं। अगर मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः कहाँ पाए जाएंगे? शीतोष्णकटिबंध क्षेत्रों में। एक तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में, ठीक है, या फिर समुद्री पतनों, या कह सकते हो बंदरगाहों, जहाँ से क्या है नाव वगैरह जो है, डॉकयार्ड जो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए सामान को भेजा जाता है, वो क्षेत्र जो होते हैं समुद्री पतन, उनके समीप, बंदरगाहों के समीप, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या बंदरगाहों के समीप, या फिर कोयला क्षेत्रों के निकट, कोयला क्षेत्रों के निकट क्या पाए जाते हैं? आजकल उद्योग अवस्थित होते हैं, अपनी स्थिति वहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, अगर विश्व के क्षेत्र के अनुसार देखें तो यह रहता है, और ग्लोब के आधार पर देखें या मुख्य विशेषताओं के आधार पर देखें तो जलवायु के आधार पर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में, या फिर स्थान के आधार पर समुद्री पतनों के पास में, मैदानी क्षेत्रों में, और अगर किसी चीज़ की आवश्यकता अनुसार देखें तो कोयला के जो भंडार पाए जाते हैं, जहाँ पर कोयला क्षेत्र होते हैं, उसके निकट क्या है उद्योग अवस्थित होते हैं। अभी इसके साथ साथ क्या है, भारत के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के औद्योगिक प्रदेश। भारत में औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत दिल्ली, गुड़गांव,
या गुरुग्राम, दिल्ली गुरुग्राम क्षेत्र, या फिर अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, या फिर हुगली प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली हुगली प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश, या विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। इसके अलावा कोल्लम तिरुवनंतपुरम, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, या फिर मुंबई पुणे बंगलोर, मुंबई पुणे प्रदेश, बंगलोर प्रदेश। ये भारत के क्या हैं, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, औद्योगिक प्रदेशों की परिभाषा हमने पढ़ी, जहाँ बहुत सारे उद्योग एक साथ या एक पास में निकट में स्थापित रहते हैं। तो भारत के औद्योगिक प्रदेशों की बात करें तो उसमें दिल्ली गुरुग्राम, या इसमें क्या है मेरठ का क्षेत्र भी आता है, दिल्ली गुरुग्राम मेरठ प्रदेश, या अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, हुगली प्रदेश, तमिलनाडु प्रदेश, विशाखापट्टनम या गुंटूर प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, या मुंबई पुणे प्रदेश या बंगलोर के जो प्रदेश हैं वो मुख्य रूप से रहते हैं। तो यह क्या है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा। हमारा जो पिछला पॉइंट था वो औद्योगिक तंत्र, उसमें उदाहरण मैंने एक व्यक्ति का समझाया था आपको। अभी क्या है, उसी पॉइंट का जो उदाहरण है वो उद्योगों के आधार पर समझाता हूँ मैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में बात करें, अपने सूती वस्त्र उद्योग, पॉइंट कौन सा है, औद्योगिक तंत्र। सूती वस्त्र जो उद्योग है उसके लिए कपास, मानव श्रम, ठीक है, कारखाना आदि चीज़ें क्या है, निवेश का कार्य करती हैं। ठीक है, या परिवहन वगैरह है वो निवेश के रूप में है। प्रक्रम कई रहते हैं इसमें, जैसे अटाई, कटाई, कटाई मतलब जो कपास चुनी जाती है, ठीक है, बुनाई, रंगाई, बुनाई, रंगाई, छपाई, ये जो भाग रहते हैं वो प्रक्रम के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। और कमीज जिसे अपने पहनते हैं यानी निर्गत, वह कमीज या शर्ट कह लीजिए, वह क्या है, निर्गत है, और उसको बेचकर जो आय प्राप्त होगी वो हमारी आय कहलाएगी। ठीक है, तो यह एक उद्योग के आधार पर हमने समझा कि कोई सूती वस्त्र उद्योग है, उसके लिए कपास, मानव श्रम, कारखाना आदि जितनी भी लागतें हैं वो क्या कहलाएंगी, निवेश कहलाएगी उस उद्योग के लिए। उस उद्योग में प्रक्रम क्या क्या रहेंगे, अटाई, कटाई, बुनाई या रंगाई, छपाई, ये उसके प्रक्रम रहेंगे। और निर्गत के रूप में हमें प्राप्त क्या होगा, कपड़ा प्राप्त होगा, जिससे हमने अलग प्रकार के अन्य वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपनी चर्चा करते हैं एक विषय के ऊपर जो है औद्योगिक विपदा।
औद्योगिक विपदा। देखिए, उद्योगों में क्या है, अगर सावधानी न रखी जाए या जो नुकसान पहुंचाने वाले उपकरण हैं उनका ध्यान विशेष तौर पर नहीं रखा जाए, या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों का क्या है उपयोग लापरवाही से किया जाए, तो क्या है उद्योगों में बहुत सी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जैसे भोपाल के अंदर 3 दिसंबर 1983-84, भोपाल के अंदर 3 दिसंबर 1983 नहीं है, 84 है, 84 के अंदर लगभग रात के 12:30 बजे क्या है गैस का रिसाव होता है। और इस त्रासपूर्ण घटना में क्या है कई प्रकार की गैसों का रिसाव होता है, जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन आइसोसाइनाइड, इन गैसों का क्या है वहाँ रिसाव होता है, जिसके कारण भारी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु होती है। रिपोर्ट सामने आती है 1989 के अंदर, जिसके अंतर्गत क्या है 35,998 लोगों की क्या है मृत्यु रहती है, 598 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इतनी भारी संख्या में लोगों की एक साथ मृत्यु होती है सिर्फ गैस के रिसाव के कारण, ठीक है। या इस प्रकार का एग्जाम्पल चीन में भी मिलता है, जहाँ क्या है एक विस्फोट होता है गैस कूप के अंतर्गत, वो भी क्या है 23 दिसंबर के महीने में होता है, 23 दिसंबर 2005 के अंदर चीन के अंदर गोएकोय नामक स्थान पर क्या है एक जो गैसीय कूप था उसमें विस्फोट हो जाने के कारण क्या है इस स्थान पर 64,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा और 243 लोगों की मौत हो गई। अब जो मरे हैं वो तो मरे ही मरे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो त्रासदी होती है, दुर्घटना होती है कारखानों के अंतर्गत या उद्योगों के अंतर्गत, उससे बहुत से लोग क्या है अपंग हो जाते हैं, या उनमें कोई शारीरिक कमी आ जाती है, आंखों से अंधा हो जाना या किसी विशेष अंग का कार्य ना करना, इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। तो इसके लिए क्या है कुछ उपाय ध्यान में रखने चाहिए। जो उद्योग संभालते हैं उनको इस प्रकार के जो उद्योग हैं उनमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे ज़्यादा जो आबादी का क्षेत्र होता है वहाँ उद्योग की स्थापना नहीं करनी चाहिए ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र में। या फिर कह सकते हैं कि जो उद्योग जहरीले हैं, विषैले हैं, उनके समीप क्या है रहने की व्यवस्था किसी की नहीं होनी चाहिए, उनको दूर रखना चाहिए। और जहाँ तक पर संभव हो उनका संग्रहण क्या है एक स्थान पर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सीमित या बहुत कम संग्रहण होना चाहिए गैसीय या जो विषैले जो उद्योग होते हैं उनके अंतर्गत, क्योंकि अगर फैलती भी है तो ज़्यादा बड़े क्षेत्र तक या ज़्यादा मात्रा में न फैले, नुकसान ज़्यादा संख्या को ना हो। या आग की चेतावनी या अग्निशमन जो मतलब चेतावनी देने वाले अग्निशमन यंत्र हैं, उन सब चीज़ों का क्या है पास में होना, मौजूद होना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। या उद्योगों में क्या है प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को उन्नत करना चाहिए। जो प्रदूषण लगातार उद्योगों के द्वारा बढ़ रहा है उसमें को भी क्या है नियंत्रित करना चाहिए, नियंत्रण के उपाय लगातार रखने चाहिए। भंडारण क्या रहना चाहिए, उनका भंडारण कम रहना चाहिए। जो क्या है विषैली गैसीय उद्योग होते हैं उनका, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में क्या है इससे नुकसान पहुंच सकता है जान व माल को। तो देखिए इस पॉइंट में हमने उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में या औद्योगिक तंत्र के बारे में और जो औद्योगिक प्रदेश हैं उन चीज़ों के बारे में यहाँ तक कवर किया है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा वो प्रमुख उद्योगों का वितरण
यानी जो प्रमुख उद्योग है किसी प्रकार के, उनका वितरण अलग अलग स्थानों पर कितना है, कहाँ पर किस प्रकार से रहता है, या फिर जो मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग है उसके क्षेत्र क्या हैं या उसका कार्यविधि क्या रहती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।